बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूंगा, गैस क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले मैं क्रोमेटोग्राफी की बात करूंगा। जो क्रोमेटोग्राफी का जो कंसेप्ट है वो एक रशियन साइंटिस्ट थे, मिखाइल स्वेट, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने प्लांट्स पिगमेंट्स को कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट आउट किया, एनालाइज किया। जो क्रोमेटोग्राफी है ना, एक केमिकल एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसको यूज करते हुए हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर मैं गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करूं ना, तो गैस क्रोमेटोग्राफी का जो कंसेप्ट है वो आर्चर जॉन पोर्टन मार्टन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जो पॉपुलैरिटी है ना गैस क्रोमेटोग्राफी की, या यूं कह लें कि गैस क्रोमेटोग्राफी को जो पॉपुलैरिटी मिली वो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर की इन्वेंशन के बाद मिली थी। क्योंकि फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर जो है वो सेंसिटिव होता है टुवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो बहुत सारी जो ड्रग्स वगैरह होती हैं उनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वो मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होती हैं, यूं कह लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है। तो उनका एनालिसिस भी मुमकिन हुआ बाय यूजिंग द गैस क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। तो इसलिए जो पजीराई है या पॉपुलैरिटी है गैस क्रोमेटोग्राफी को, वो फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर की डेवलपमेंट के बाद मिली थी। अब मैं बात करूंगा जी गैस क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम होता क्या है या इसमें हम क्या चीज देखते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में हम ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जो वोलाटाइल होते हैं, मतलब हीट करने से जो कंपोनेंट इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाते हो, या यूं कह लें कि हम गैसियस कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, एनालाइज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। गैस क्रोमेटोग्राफी इज ए कॉमन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर सेपरेटिंग एंड एनालाइजिंग कंपाउंड्स दैट कैन बी वेपोराइज्ड विदाउट decomposition. Analytical chemistry basically is the science of characterization. तो यहां पर हम गैसियस कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, ऐसे कंपोनेंट्स जो वोलाटाइल होते हैं, मतलब हीट करने से जो कंपोनेंट इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे गैसियस कंपोनेंट्स को एनालाइज करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट, सारा प्रिंसिपल है, एक वर्किंग मैकेनिज्म है, इसको आप पॉज करके आप पढ़ सकती हैं, लेकिन ये सारे का सारा जो प्रिंसिपल है या वर्किंग मैकेनिज्म है, ये मैं आपको एक ये जो डायग्राम है इसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक फ्लो डायग्राम है हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम की। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक गैस सिलेंडर होता है। इधर ये जो गैस सिलेंडर होता है, इसमें जो स्टेबल गैस या यूं कह लें कि जो इनर्ट गैस है, जिस तरह हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गोन हो गया, इवन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हम ले सकते हैं, ये इसमें फिल होती है। इनमें से कोई भी गैस एज अ कैरियर गैस के तौर पर हम इस गैस सिलेंडर में फिल करते हैं। लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये गैसेस ऑक्सीजन से फ्री हों, मतलब ऑक्सीजन की जो इम्प्योरिटी है या इसमें थोड़ी सी मकदार भी ऑक्सीजन की इसमें इन गैसेस के साथ या इन गैसेस में मौजूद ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखती है। ऑक्सीजन गैस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखती है, वो कंपोनेंट्स की केमिकल नेचर को चेंज कर सकती है, मींस वो कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज कर सकती है। इसलिए ये ख्याल रखा जाता है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो। आगे हम इधर रेगुलेटर की बात करते हैं। रेगुलेटर या फ्लो कंट्रोलर, ये गैस के फ्लो रेट को कंट्रोल करता है कि मतलब कितनी गैस को भेजना है और कितनी गैस को नहीं भेजना। तो इससे आप गैस के फ्लो रेट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं जी सैंपल इंजेक्शन पोर्ट की या इंजेक्टर की। यहाँ पर आप सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सैंपल अब आप डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में भी ले सकते हैं, या फिर लिक्विड फेज में भी ले सकते हैं, या फिर सॉलिड फेज में भी ले सकते हैं। लेकिन जिस मर्जी फेज में ले, इसने सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में डायरेक्टली गैस की फेज में आ जाना है। वो कैसे आ जाना है कि सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में जो टेम्परेचर रखा जाता है ना,
वो जो लीस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट होगा जिसको हम सेपरेट आउट करने जा रहे हैं, उन कंपोनेंट्स में भी जो लीस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट होगा, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उससे भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा टेम्परेचर रखा जाता है, ताकि अगर कंपोनेंट लिक्विड या सॉलिड फेज में भी है वो भी गैस फेज में आ जाए। अब सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में जो माइक्रो सिरिंजेस का सहारा लिया जाता है, माइक्रो सिरिंजेस के जरिए सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में। माइक्रो सिरिंजेस के जरिए जो सैंपल होता है ना, वो बहुत स्लोली और आस्ता आस्ता वो इंट्रोड्यूस होता है सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में, क्योंकि अगर आप सैंपल को फास्टली इंट्रोड्यूस करवा दें तो इससे जो ग्राफ बन के आएगा आगे इंटेंसिटी वर्सेस रिटेंशन टाइम के माबीन जो ग्राफ बन के आएगा, उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो ज्यादा बेहतर नहीं आती, मतलब उसमें जो पीक्स आएंगी वो ओवरलोडेड होगी। इसलिए सैंपल को स्लोली आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं माइक्रो सिरिंजेस के थ्रू। अब जब सैंपल को इंट्रोड्यूस करवा दिया, सैंपल गैस फेज में चला गया, तो फिर होता यह है कि यहां से जो गैस है, कैरियर गैस, गैस सिलेंडर से कैरियर गैस फ्लो करके सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में मौजूद जो कंपोनेंट है या जो सैंपल है उसके साथ मिक्स हो जाती है, और मिक्स होकर उस सैंपल को कैरी करके आगे ओवन तक, जो हमारा यूं कह लेके जो कॉलम है उस तक पहुंचा देती है। इसलिए तो हम गैस सिलेंडर में जो गैस फिल की जाती है इसे कैरियर गैस कहते हैं, क्योंकि ये हेल्प करती है सैंपल को कॉलम तक पहुंचने में। मीन्स के ये सैंपल के साथ पहले हल होती है, या यूं कह लें कि उसके साथ ये एक डिसॉल्व हो जाएगी या मिक्स हो जाती है, और मिक्स होकर फिर उस सैंपल को हेल्प करती है कॉलम तक पहुंचने में। इसलिए हम इसे कैरियर गैसेस कहते हैं, या इसे आप मोबाइल फेज भी बोल सकते हैं। अब जो कॉलम होता है ना, कॉलम दो तरह के होते हैं यूजुअली, एक होता है पैक्ड कॉलम, एक होता है कैपिलरी कॉलम। मौजूदा दिनों में जो कैपिलरी कॉलम होता है ना, उसको प्रेफरेंस दी जाती है पैक्ड कॉलम पर, क्योंकि जो कैपिलरी कॉलम होता है ये इसकी लेंथ ज्यादा होती है। मेन एडवांटेज यही है कि इसकी लेंथ ज्यादा होती है कैपिलरी कॉलम की। तो इससे क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो अब जो स्टेशनरी एक फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है इस कॉलम में ऑलरेडी फिल्ड होता है, स्टेशनरी फेज कॉलम में ऑलरेडी फील्ड होता है। अब स्टेशनरी फेज भी लिक्विड फेज में भी हो सकता है, या फिर आप डायरेक्टली सॉलिड फेज में भी ले सकते हैं। अब कॉलम जो होता है ना, ये एक मेन पार्ट होता है आपका, क्योंकि इसमें मोबाइल फेज ने आना है सैंपल को लेकर, और यहाँ पर आके मोबाइल और स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन होनी है। फर्ज करें कि आप जिन कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने जा रहे हैं वो पोलर नेचर के कंपोनेंट्स हैं, पोलैरिटी रखते हैं, और आपने जो यहाँ पर कॉलम में स्टेशनरी फेज जो फील्ड किया हुआ है जो यूज कर रहे हैं वो भी कोई पोलर नेचर का है, मीन्स के पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आप स्टेशनरी फेज को यूज कर रहे हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एक पोलर स्टेशनरी फेज है। तो जब कंपोनेंट्स जो है या जो सैंपल है वो कॉलम में आएगा, अब फर्ज करें दो कंपोनेंट्स है ए और बी, ये दोनों कंपोनेंट कैरियर गैसेस के साथ मिक्स होकर ओवन तक आते हैं। अब ओवन में क्या होगा कि जो कंपोनेंट या जिस कंपोनेंट की पोलैरिटी ज्यादा होगी वो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि आपने स्टेशनरी फेज भी पोलर नेचर की यूज की है। वो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेगा जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, और जिसकी पोलैरिटी कम होगी वो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन भी कम करेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब जो कंपोनेंट ज्यादा इंटरेक्शन करेगा स्टेशनरी फेज के साथ कॉलम में आकर, वो जाहिर बात है उसकी सोलबिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा देर तक ज्यादा टाइम तक ओवन में कॉलम ओवन में रहेगा। इसी टाइम को आप रिटेंशन टाइम बोलते हैं। रिटेंशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय सैंपल फ्रॉम इंजेक्शन टू डिटेक्शन। ठीक है ना। अब मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उनकी मुख्तलिफ पोलैरिटी है, तो जारी बात है उनका जो फिर स्टे होगा ओवन में आकर वो भी
एक जैसा तो नहीं होगा, मींस कि उनका जो रिटेंशन टाइम है वो भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अब जिन कंपोनेंट्स की पोलैरिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा टाइम तक रहेंगे ओवन में। क्यों? क्योंकि उनकी पोलैरिटी ज्यादा है। वो स्टेशनरी फेज भी हमने पोलर नेचर की यूज की है, तो जाहिर बात है फिर कंपोनेंट भी स्टेशनरी फेज के साथ आकर ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे, उनकी सोलबिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा देर तक रहेंगे ओवन में। और जिनकी पोलैरिटी कम होगी तो जाहिर बात है उनकी सोलबिलिटी भी कम होगी, वो कम इंटरेक्शन करेंगे स्टेशनरी फेज के साथ और इजीली पास थ्रू यहां से हो जाएंगे। तो ये एक मेन एक आपका एक यूं कह लें कि एक प्रोसेस होता है यहां पर कॉलम में आकर। अब ये अगर आप फर्ज करें कि नॉन पोलर नेचर की आप कंपोनेंट्स को एनालाइज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप नॉन पोलर नेचर की स्टेशनरी फेज यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल डाइमिथाइल पॉलीसिलिऑक्सेन, ये एक नॉन पोलर नेचर की एक स्टेशनरी फेज होती है, ठीक है ना। तो मींस के जो चॉइस होती है ना स्टेशनरी फेज की, वो डिपेंड करती है सैंपल की नेचर पर, कि मींस आप पोलर नेचर का सैंपल को यूज कर रहे हैं या फिर नॉन पोलर नेचर के सैंपल को यूज कर रहे हैं। अब ये जो कॉलम होते हैं ये स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास से बने होते हैं। अब मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि जो कैपिलरी कॉलम होता है ना उसकी लेंथ ज्यादा होती है। जाहिर बात है अगर लेंथ कॉलम की ज्यादा होगी तो सैंपल भी ज्यादा देर तक आकर कॉलम में स्टे करेगा, ये ज्यादा देर तक रहेगा, जिससे उसकी रिटेंशन टाइम की वैल्यू है वो या रिटेंशन टाइम है वो भी ज्यादा आएगा। जब रिटेंशन टाइम ज्यादा आता है रेजोल्यूशन ग्राफ की ज्यादा बेहतर आती है, जो पीक्स होती हैं वो ओवरलोडेड नहीं होती। अब ऐसे कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज्यादा इजीली गुजर जाते हैं कॉलम में से, उनकी फर्स्ट पे पीक शो होती है। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो स्लोली गुजरेंगे कॉलम से और बाद में पहुंचेंगे डिटेक्टर तक, इसलिए उनकी पीक्स भी सेकंड पर शो होगी। मींस के जिन कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इजीली गुजर जाएंगे और जिन कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो स्लोली गुजरेंगे। अब यहां पर आगे डिटेक्टर होते हैं। डिटेक्टर सिलेक्टिव डिटेक्टर हो सकते हैं या फिर नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर। सिलेक्टिव डिटेक्टर जो होते हैं जो पर्टिकुलर जो टारगेट होगा या पर्टिकुलर जो कंपोनेंट्स की डिटेक्शन के लिए हम सिलेक्टिव डिटेक्टर्स को यूज करते हैं। नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर्स को ओवरऑल हम चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है या फिर यूं कह लें कि आप नोबल गैसेस हैं उनकी डिटेक्शन के लिए उसको हम ओवरऑल जो डिटेक्शन है जो ओवरऑल जो कंपोनेंट्स की डिटेक्शन के लिए नॉन सिलेक्टिव डिटेक्टर को हम यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर होते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीट्री डिटेक्टर होते हैं, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे जो डिटेक्टर हैं इनको हम कंडीशंस के हिसाब से कि मतलब हम किन कंपोनेंट्स को एनालाइज करना चाहते हैं उस हिसाब से हम डिटेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। आगे एम्पलीफायर होता है एक सिग्नल प्रोसेसर। ये बेसिकली जो डिटेक्टर जब डिटेक्ट करता है सैंपल को या फिर यूं कह लें कि सैंपल को जब डिटेक्टर डिटेक्ट करता है तो डिटेक्ट करके आगे उस सिग्नल्स को सिग्नल प्रोसेसर तक भेजता है, या यूं कह लें एक एम्पलीफायर होता है एक तरह का, ये उन सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करके आगे रिकॉर्डर तक या कंप्यूटर तक पहुंचा देता है और कंप्यूटर आगे इंटेंसिटी वर्सेस रिटेंशन टाइम के माबीन ग्राफ ड्रा करके दे देता है। इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस होती है जो अबंडेंस को शो करती है और रिटेंशन टाइम अलोंग एक्स एक्सिस होता है, ये वो टाइम होता है जो सैंपल ने लिया होता है या सैंपल को रिक्वायर होता है, या यूं कह लें कि रिटेंशन टाइम इज द टाइम टेकन बाय सैंपल फ्रॉम इंजेक्शन टू डिटेक्शन। तो इंटेंसिटी वाई एक्सिस होती है, ये अबंडेंस को शो करती है। रिटेंशन टाइम अलोंग एक्स एक्सिस होता है, ये टाइम होता है जो सैंपल ने लिया होता है, या यूं कह लें कि जब इंजेक्शन से डिटेक्शन तक का जो टाइम है बेसिकली सैंपल का, उसको आप रिटेंशन टाइम बोलते हैं, ये अलोंग एक्स एक्सिस होता है।
अब रिटेंशन टाइम की एक रेफरेंस लिस्ट होती है, इससे आप डिफरेंट कंपोनेंट्स की, जो ग्राफ में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स की रिटेंशन टाइम्स की पीक्स को आप उस रेफरेंस लिस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। इससे पता करते हैं कि जो पीक्स आई हैं ग्राफ में रिटेंशन टाइम्स की, वो किन किन कंपोनेंट्स की हैं। इससे आप फिर सेपरेट आउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि वो पीक्स किन 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 कंपोनेंट्स की हैं। तो ये था एक बेसिकली ओवरऑल एक बेसिक प्रिंसिपल था, एक वर्किंग मैकेनिज्म था गैस क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम का, कि किस तरह जो गैस क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम वर्क करता है। सबसे पहले हमने बात की गैस सिलेंडर की। इसमें मैंने कहा कि इसमें बेसिकली आप कैरियर गैसेस को फिल करते हैं। फिर उसके बाद रेगुलेटर की बात की, ये फ्लो रेट को कंट्रोल करता है। उसके बाद सैंपल इंजेक्शन पोर्ट की बात की, यहाँ पर आप सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं माइक्रो सिरिंजेस के थ्रू। इसके बाद गैस सिलेंडर से कैरियर गैस सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में सैंपल के साथ मिक्स होकर ओवन तक जाती है, कॉलम तक जाती है। और इसके बाद कॉलम में स्टेशनरी फेज फील्ड होता है, उस स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन होती है। और स्टेशनरी फेज की जो चॉइस है वो डिपेंड करती है सैंपल की पोलर या नॉन पोलर नेचर पर। आगे फिर डिटेक्टर डिटेक्ट करके आगे सिग्नल्स को एम्पलीफायर तक भेजता है, एम्पलीफायर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके आगे रिकॉर्डर तक भेजता है, रिकॉर्डर आगे आपको इंटेंसिटी वर्सेस रिटेंशन टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करके दे देता है। अब ये जो कॉलम ओवन होता है ना, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास से बना होता है। इसको बेसिकली एक हीटेड चैम्बर में, एक हीटेड जैकेट में फिक्स किया हुआ होता है, अकोमोडेट किया हुआ होता है। अब यहाँ पर भी टेम्परेचर जो 350-400 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, और इस टेम्परेचर को भी बाद दफा फ्लक्चुएट करवाया जाता है, जिसे आप टेम्परेचर प्रोग्रामिंग कहते हैं। वो कंडीशन के हिसाब से आप फ्लक्चुएट करवा सकते हैं। तो ये एक बेसिकली फ्लो एक वर्किंग मैकेनिज्म था। होप कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली होगी गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ये बेसिकली प्रिंसिपल है सारे का सारा, जो मैंने इजीली एक्सप्लेन किया था पहले। ये मैं एक बार पढ़ देता हूँ। गैस क्रोमेटोग्राफी इज इन प्रिंसिपल सिमिलर टू कॉलम क्रोमेटोग्राफी एज वेल एज अदर फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी सच एज HPLC, TLC, but has several notable differences. First, the process of separating the compounds in a mixture is carried out between a liquid stationary phase and a gas mobile phase. Whereas in column chromatography, the stationary phase is a solid and the mobile phase is a liquid. Hence, the full name of the procedure is gas liquid chromatography, referring to the mobile and stationary phases respectively. Second, the column through which the gas phase is located in an oven where the temperature of the gas can be controlled, where column chromatography typically has no such temperature control. Finally, the concentration of compound in the gas phase is solely a function of a vapor pressure of the gas. Gas chromatography runs on the principle of partition chromatography for separation of components. तो ये था हमारा जो गैस क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ जो इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी इसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज, शुक्रिया।